नमस्कार बच्चों। आज हम अपना जो फिजिक्स है क्लास 12th का भौतिक विज्ञान उसका पहला पाठ जो है शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो बच्चों, आज इस पाठ में हम शुरू से लेके और लगभग सभी महत्वपूर्ण विषयों को कवर करेंगे, उनको अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 जो है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें हम विद्युत आवेश को पहले जानते हैं। विद्युत आवेश क्या होता है? तो बच्चों, विद्युत आवेश जो है किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युतमय प्रभाव अनुभव करता है। आवेश एक अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम होता है। बच्चों, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युतमय प्रभाव अनुभव करता है। विद्युतमय प्रभाव का अर्थ है कि किसी विपरीत आवेश के प्रति आकर्षण अथवा सजातीय आवेश के प्रति विकर्षण बल अनुभव करना। और कूलाम जो है आवेश का मात्रक होता है। और आवेशों की जो संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। इसका अर्थ ये है कि यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की जो है हानि होती है तो फिर उसे हम धनावेश कहते हैं बच्चों। और अगर इसी प्रकार अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है तो उसे हम ऋणावेश कहते हैं बच्चों। ठीक है। आवेश के दो प्रकार होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन की हानि हुई तो धनावेश होगा, और इसी प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन की जो है वृद्धि हो गई, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, तो उस वस्तु पर या उस तल पर ऋणावेश का आगमन हो जाएगा। सजातीय आवेश एक दूसरे को जो है प्रतिकर्षित करते हैं, मैंने आपको भी बताया था। और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है बच्चों। तथा जो विजातीय आवेश हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, आवेशों का मात्रक जो है ऐसा पद्धति में अगर हमें निकालना है तो हम इसके लिए क्या करते हैं, I बराबर Q बटे T। I बराबर Q भाग T। इसका अर्थ ये है कि आवेश जो कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, यही हमारी विद्युत धारा होती है। यानी आवेश बराबर होता है I गुणा T, या Q बराबर IT, इसको हम कहते हैं। और इसका जो मात्रक है वो हो गया एम्पियर प्रति सेकंड, एम्पियर सेकंड आप बोलेंगे, और इसे हम कूलाम भी कहते हैं। अब CGS पद्धति में जो कूलाम है वो मात्रक होता है, इसे हम स्टेट कूलाम भी कहते हैं। CGS का यहाँ पे अर्थ है कि जो C है वो लंबाई के लिए है, अर्थात सेंटीमीटर के लिए। G है आपका वजन के लिए यानी वेट के लिए, और S आपका टाइम के लिए है यानी सेकंड के लिए। ठीक है। तो वो पद्धति जिसमें समय को सेकंड में और वजन को ग्राम में और लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाए, CGS पद्धति कहलाती है। तो CGS पद्धति में स्टेट कूलाम मात्रक होता है आवेश का, और एक कूलाम के बराबर होते हैं 3 गुणा 10⁹ स्टेट कूलाम। इसका जो विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है EMU कहते हैं इसको। एक कूलाम में 1/10 EMU होते हैं। इसका सबसे छोटा मात्रक जो है वो है फ्रैंकलिन, और सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे। ठीक है। फ्रैंकलिन जो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवेश की खोज की थी, उनके नाम पर फ्रैंकलिन मात्रक रखा गया है। और फैराडे जो है वो भी एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर फैराडे रखा गया है। एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। हालांकि वास्तव में इतने नहीं होते, ये लगभग 96,487 के करीब होते हैं। लेकिन जैसे हम G बराबर 9.8 होता है, लेकिन हम उसे 10 लेते हैं। ठीक है। इसी वजह से एक अप्रोक्सीमेशन, एक अनुमान की तरह 96,500 हम ले लेते हैं, जिससे हमारी जो गणनाएं हैं वो सरल हो जाएं। अन्य इसके कुछ जो मात्रक हैं वो जैसे माइक्रो कूलाम है। एक माइक्रो कूलाम में 10⁻⁻6 कूलाम होते हैं। एक नैनो कूलाम में 10⁻⁻9 कूलाम होते हैं। एक पिको कूलाम में 10⁻12 कूलाम, और एक मिली कूलाम में 10⁻³ कूलाम होते हैं।
अब बात करते हैं वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण की। छात्रों, वैद्युत आवेशों के कुछ गुण होते हैं, जिनमें जो पहला गुण है वो है आवेशों का संरक्षण। आवेशों के संरक्षण से मतलब है कि संरक्षण के नियमानुसार किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। अच्छा, विलगित निकाय का यहाँ पर अर्थ ये है कि ऐसा निकाय जो बाह्य जो परिस्थितियां हैं उनसे प्रभावहीन हो। अर्थात एक ऐसा निकाय, मान लीजिए गोला निकाय है, तो सब बाहर की जो परिस्थितियां हैं इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसको इंग्लिश में हम डिस्टिंक्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, डिस्टिंक्ट का अर्थ होता है सब बाहर की जो परिस्थितियां हैं उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल रही हैं, अर्थात आवेश के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, वह नियत है। अच्छा, दूसरा जो मूलभूत गुण है वह है आवेशों की योज्यता का। किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश जो होता है वो विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात जितने भी किसी निकाय में आवेश हैं उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है जो कुल आवेश होता है किसी निकाय का। इसके बाद हम देखते हैं आवेशों को क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण के सिद्धांत जो है इसके अनुसार किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको जानते हैं, आपको जानकारी होगी कितना है। इलेक्ट्रॉन पर जैसे हम ई माइनस से दिखाते हैं वो होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। ठीक है, अब इसका पूर्ण गुणा जो होगा किसी भी जो निकाय है उस पर जो आवेश होगा। ठीक है, इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का ये गुण जो है आवेश की क्वांटम प्रकृति कहलाता है या आवेश का क्वांटम करण कहलाता है। इससे हम यह भी कह सकते हैं क्यों जो कि पूरे निकाय पर आवेश है वो एन ई के बराबर होता है। एन ई प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि आवेश जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। अर्थात किसी वस्तु पर कितना भी आवेश हो वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का ही, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है उसका ही पूर्ण गुणज होगा। यहाँ एन बराबर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों का जो है आदान प्रदान किया गया है। क्यू यहाँ पर कुल आवेश है और इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है जिसे ई से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं कूलाम के नियम की। ठीक है, कूलाम का नियम बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो कूलाम के नियम अनुसार दो स्थिर बिंदु और उनके आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो होता है वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि F जो है वो अनुक्रमानुपाती है दोनों आवेशों के गुणनफल के। अर्थात मान लो एक निकाय पर आवेश या एक बिंदु पर आवेश Q1 है और दूसरे निकाय पर आवेश जो है वो Q2 है, तो F जो है वो Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। इसके साथ ही यही F जो उनके बीच की जो दूरी है, मान लीजिए वह दूरी R है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी R है, तो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F जो है 1/r² के ही अनुक्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपातों के लिए हम 1 के भाग में उस वस्तु को लिख देते हैं तो वह अनुक्रमानुपाती की तरह दिखाई जा सकती है। अर्थात दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये जो बल है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, जैसे क्रिया रेखा भी आप कह सकते हैं, उसके अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, ये उसी की दिशा में कार्य करता है। मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं Q1 व Q2 हैं। ये मान लीजिए Q1 हो गया, ये Q2 हो गया और उनके बीच की दूरी जैसा मैंने बताया था आपको ये R हो गई। ठीक है बच्चों, तो F जो है वो अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2/r² के, जैसा हमने देखा था। और अनुक्रमानुपाती का जो निशान है अगर हमें इसे हटाना है तो हम बराबर का निशान लगाते हैं और साथ ही एक नियतांक की गुणा दूसरी तरफ या दक्षिण या इस तरफ से तो बाईं तरफ होगा,
बाईं एक नियतांक की गुणा कर देते हैं जिसे के कहते हैं। ठीक है, ये के एक समानुपाती नियतांक है, अर्थात जो अनुपात था उसको समानुप करने के लिए, जिसे हम कूलाम नियतांक कहते हैं। और यही जो आपकी समीकरण 1 है, जिसे हमने समीकरण 1 कहा है, यही समीकरण 1 आपकी कूलाम का नियम कहलाती है। यही आपका कूलाम नियम है। ठीक है बच्चों, और कूलाम नियतांक का जो मान है वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहला तो है मात्रकों की पद्धति और दूसरा है आवेशों के बीच का माध्यम। पहला आवेशों के जो मात्रक हैं इनकी पद्धति, मान लीजिए आवेश कूलाम में नापा जा रहा है, स्टेट कूलाम में नापा जा रहा है, कैसे मापा जा रहा है उस पर भी निर्भर करता है। और दूसरा आवेशों के बीच का माध्यम, कहीं परावैद्युत लगाया है, कांच लगाया है, वायु है बीच में, इस पर भी निर्भर करता है। तो स्थिर वैद्युत के अध्ययन के लिए आजकल एसआई पद्धति का प्रयोग किया जाता है। स्थिर वैद्युत का यहाँ अर्थ है जो विद्युत है, आवेश है, वह स्थिर है, वह गतिमान नहीं है। ठीक है, उसमें जो है उस निकाय में कोई गति नहीं है। तो स्थिर वैद्युत के अध्ययन के लिए आजकल हम एसआई पद्धति का उपयोग करते हैं। और तो के का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो स्थितियां हैं। पहला है जब आवेश निर्वात में हो। ठीक है बच्चों, जब आवेश हमारे पास निर्वात में होगा तो हम के बराबर लेंगे 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, उसमें 9 गुणा 10 की घात 9 हो, तब जो हमारी समीकरण 1 कूलाम का नियम थी वहां पर हम के बराबर में रख देंगे 9 गुणा 10 की घात 9, और हमारे पास आ जाएगा एफ बराबर, एफ यहाँ पर वही बल है जो आवेशों के बीच में लगता है, 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये आपकी समीकरण 2 हो गई। ठीक है, हम के बराबर लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसलिए सुविधा के लिए कूलाम के नियम को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 हो जाती है। यहाँ जो हमने एप्सिलॉन प्रयोग किया है ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, इसका मात्रक और विमा अंक का मान हम समीकरण 3 से निकाल सकते हैं। हम एप्सिलॉन नॉट को जो है इस तरफ ले आएंगे गुणे में, और एफ को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो मात्रक बनेगा 1/4 पाई और Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर बन जाएगा। आपको पता है कि Q1 और Q2 दोनों ही कूलाम में हैं, तो कूलाम गुणा कूलाम हो जाएगा कूलाम की घात 2, और उसके भाग में एफ का मात्रक न्यूटन है और आर स्क्वायर का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर जो है मीटर में नापी जाती है, वह दूरी है आवेशों के बीच की, और 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता है। तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इसकी विमा निकालना चाहें तो विमा भी निकाल सकते हैं। ऊपर Q1 और Q2 दोनों की विमा निकाली जाएगी और नीचे एफ और आर स्क्वायर की विमा हम निकालें। Q की जो विमा होती है वो होती है AT, क्योंकि Q बराबर हमने पहले पढ़ा था कि होता है I × T। ठीक है बच्चों, I का मात्रक एम्पियर होता है इसलिए A लिखा गया है, और T की जो विमा है वो T से व्यक्त की जाती है, तो AT और गुणा में AT, और विमा को हम ब्रैकेट से दिखाते हैं, तो इस विमा में ही हमने A और T लिखा है। और नीचे बल की विमा जो है आपको पता है mLT की घात -2 होती है, mLT की घात -2 होती है। ठीक है, ये अगर विमा आपने निकाली तो 11वीं के पुस्तक में विमा निकालना दिया रहता है, आपने पढ़ा भी होगा। और R चूंकि लंबाई है, लंबाई को लेंथ कहते हैं अंग्रेजी में, और उसी लिए L लगाया है, और R की घात 2 है इसलिए L की घात 2 हो गया है। ये M ऊपर जाकर माइनस की 1 घात हो जाएगी, L की घात 2 ये रहे, और 1 ये घात ये है, 2 ये हैं, तो L की घात 3 हो जाएगी, ऊपर जाकर L घात -3 हो जाएगी। ये घात 2 ऊपर है, और नीचे के जो -2 हैं ये भी ऊपर जाकर प्लस की 2 हो जाएंगी, तो T की घात भी 4 हो जाएगी, और ऊपर A की जो 2 गुणा होगी तो A की घात 2 हो जाएगी। तो कुल विमा जो बनेगी M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4, A की पावर 2 हो जाएगी। इसको हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे।
2 या 3 जो समीकरण हमारी आई थी उनसे हमारे पास कुछ जो 1/4 है इनकी नियतांक की जो मान है वो आ चुके हैं। जैसे 1/4 का जो मान हमारे पास आया है 9 × 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रति नहीं कहेंगे इसे, प्रति वहाँ आता है जहाँ भाग का निशान हो। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ भाग का निशान होता है तो यहाँ प्रति कूलम स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब आप देखिए एप्सिलॉन नोट की वैल्यू हमने निकाली थी 1/4 पाई गुणा में एप्सिलॉन नोट की वैल्यू हमने रख देंगे यहाँ पे 9 × 10⁹ ठीक है। तो ये आएगी 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब निर्वात में हम जब CGS पद्धति में कार्य करते हैं, यह हमने ऊपर SI पद्धति के लिए कार्य किया था। जब हम निर्वात में CGS पद्धति में कार्य करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा K बराबर 1। ठीक है। जब K बराबर 1 होगा तो कूलम के नियम से K का मान जब हम 1 रखेंगे, समीकरण जो हमने पीछे 1 लिखी थी, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा F बराबर Q1 Q2/r²। ठीक है। ये हमारे पास समीकरण जो है वो आ चुकी है। अब हम बात करेंगे स्थिति 2 की। प्रथम स्थिति में हमारे पास जो था आवेशों के बीच में हमने निर्वात माध्यम लिया था, लेकिन मान लीजिए यदि वहां पर निर्वात नहीं है और निर्वात के स्थान पर हमने कोई अन्य माध्यम रख दिया है। ठीक है। तो जो हमारे पास समीकरण 3 थी उसमें निर्वात की विद्युतशीलता जो हमने एप्सिलॉन नोट ली थी, उसके स्थान पर हम उस माध्यम की विद्युतशीलता ले लेंगे जो माध्यम हमने आवेशों के बीच में रखा है। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास हो जाएगा F माध्यम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। आपको याद हो हमने पहले एप्सिलॉन नोट लिया था, लेकिन इस बार हमने एप्सिलॉन क्या लिया है, ये नोट जो है, नोट अब यहाँ पे काम नहीं करेगा, खाली हम एप्सिलॉन लेंगे। ठीक बच्चों। अब माध्यम का जो प्रावैधिकांक है वो हम निकालते हैं किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात से। ठीक है। मान लीजिए जैसे हमने अभी ऊपर इस समीकरण में देखा कि माध्यम की विद्युतशीलता यदि एप्सिलॉन नोट है और निर्वात में विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट होती है और माध्यम में खाली एप्सिलॉन होगी, एप्सिलॉन नोट नहीं होगी, तो इन दोनों का अनुपात जो होगा K बराबर वो होगा एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नोट, जहाँ एप्सिलॉन जो है ये माध्यम की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है। इसे हम माध्यम का जो है प्रावैधिकांक भी कहते हैं। ठीक है। और विशिष्ट प्रावैधुता और सापेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं। इसे ही हम K से प्रदर्शित करते हैं। K बराबर एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नोट होता है। अच्छा, अगर एप्सिलॉन को इधर रहने दें और एप्सिलॉन नोट की गुणा हम इस तरफ कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन बराबर K एप्सिलॉन नोट। ठीक है बच्चों। अतः समीकरण 4 में जब हम निर्वात के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में कूलम के नियम का उपयोग करेंगे तो हमारे पास जो समीकरण होगी वो होगी F माध्यम, अर्थात यहाँ जो माध्यम लगाया गया है उसके सापेक्ष यह कूलम का बल है, तो F माध्यम बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट K। ठीक है। हमने जो एप्सिलॉन यहाँ पे दिया था उसके बराबर हमने लिख दिया है एप्सिलॉन नोट K, जैसा हमने अभी ऊपर देखा है। ठीक है। और Q1 Q2/r² जो का त्यों, यही हमारे पास जो है समीकरण 5 हो जाएगी। अब हमें पता है कि जो प्रावैधिकांक है वो विमाहीन राशि है। ठीक है। इसकी मतलब कोई भी विमा नहीं होती है। ठीक है। निर्वात के लिए हम K बराबर 1 लेते हैं, हमें याद होगा अभी मैंने बताया था। तो आंकिक प्रश्न हल करते समय निर्वात अथवा वायु में रखे बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल का मान समीकरण 3 से तथा माध्यम में रखे आवेशों के लिए समीकरण 5 का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर आपके पास कोई आंकिक प्रश्न हल करने के लिए आता है तो यदि उसमें निर्वात अथवा वायु दिया गया है तो समीकरण 3 से आप मान लिखें, और अगर उसमें जो है कोई माध्यम दिया जाता है आपको तो उसके लिए समीकरण 5 का उपयोग करेंगे। ठीक है। अब प्रावैद्युत के लिए जो है आपके पास K का मान वो 1 से बड़ा होता है और अनंत से छोटा होता है। ठीक है। और धातु के लिए हमेशा
के बराबर होता है अनंत की। ठीक है बच्चों, के का मान हमने ऊपर निकाला भी था, 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। हमें पता है एफ बराबर होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर की। तो के को अगर उधर ले जाएं और एफ को इधर लेके आए तो के बराबर एफ आर स्क्वायर फोन Q1 Q2 हो जाएगा। यहाँ से के का ऐसा ही मात्रक हमने पहले भी निकाला था, न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर या NM स्क्वायर, और सी की पावर -2 इसलिए दिखाया है क्योंकि सी कूलम को प्रदर्शित करता है और इसकी घात ऊपर जाकर -2 हो गई, तो NM स्क्वायर सी की घात -2। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू जो है हमने पहले भी निकाली थी, अभी 8.85 गुणा 10 घात -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये कूलम स्क्वायर यानी -1 और m -2 हो जाएंगे क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो भाग में थी। ठीक है, के बराबर 1/4 एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन नोट का मात्रक एप्सिलॉन का मात्रक। ठीक है, यहीं पर ये हमने निकाल के दिखाया है एक बार फिर से, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम की घात स्क्वायर, ये माइनस में हो क्योंकि ये बटे में थी। ठीक है बच्चों, सीजीएस में जब हम कूलम की वैल्यू निकाले थे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आई थी, के बराबर 9 गुणा 10 घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम प्रति कूलम स्क्वायर आई थी। ठीक है, तो हम इसके मात्रक की परिभाषा बताता हूँ। ठीक है, कूलम की परिभाषा, कूलम की परिभाषा क्या है, प्रथम परिभाषा पढ़ते हैं पहले। निर्वात में मान ली 2 बिंदु आवेश है, ये है एक विहन के बीच की दूरी है वो r है। ठीक है, r दूरी पर से 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 बीच जो कार्यरत बल है वो कूलम के नियम से दिया जाता है। ये कूलम का नियम जो आपने पहले भी पढ़ा है, अभी 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 1/4 एप्सिलॉन नोट जो है 9 गुणा 10 घात 9 हो गया क्योंकि हमने निर्वात माध्यम दिया है। ठीक है, ये निर्वात माध्यम। तो एक कूलम आवेश जो है, अगर हम कूलम की परिभाषा दें तो एक कूलम आवेश वह आवेश है जो निर्वात में अपने से 1 मीटर दूर, अर्थात अगर हम r बराबर 1 ले लें तो 1 मीटर दूरी पर रखे समान परिमाण के सजातीय आवेश की 9 गुणा 10 घात 9 व न्यूटन बल से प्रतिकर्षण करता है। ठीक है ना, अर्थात एक कूलम आवेश वह आवेश है जो निर्वात में अपने से 1 मीटर दूरी पर रखे समान परिमाण के सजातीय आवेश को 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करेगा। और जबकि दोनों बिंदु आवेश हैं, अर्थात कोई भी आवेश जो है बिंदु आवेश होगा। ये विशेष बिंदु का अर्थ है बहुत छोटे आवेश। ठीक है बच्चों, ये बीच की दूरी की r थी, ये सदिश। द्वितीय परिभाषा यदि हम देना चाहें तो किसी चालक में वैद्युत आवेश की प्रवाह दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अर्थात वैद्युत धारा अपने करंट है जिसको हम बोलते हैं, इसको I से प्रदर्शित करते हैं, वो होती है Q/T। यदि T हम 1 ले लें, ठीक है, तो Q का मान जो है हमारे पास धारा के बराबर हो जाएगा। अर्थात T अगर 1 हो जाए तो I बराबर हो जाएगा Q/1, तो हम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I बराबर Q। इस कारण चालक में अगर वैद्युत आवेश की प्रवाह दर हमारे पास है तो वही वैद्युत धारा कहलाती है। तो I बराबर Q/T, जहाँ Q वैद्युत आवेश है और T जो है समय है, यही से हमारे पास जाता है Q बराबर IT। ऐसा ही प्रणाली में आवेश का मात्रक क्या है, तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो एक कूलम बराबर क्या हो जाएगा, तो पता होता है कि जो Q बराबर होता है वो होता है I और T। ठीक है, तो हमारे पास एक कूलम बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर सेकंड। ठीक है, एम्पियर सेकंड। तो एक कूलम वह आवेश है जो किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद में प्रति सेकंड गुजरता है। ठीक है, ये परिभाषा हो गई आपकी एक कूलम। इसके अगले वीडियो में हम कूलम के नियम का सदिश रूप देखेंगे। तो धन्यवाद।